तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट थिंग इज रिलेटिंग टू व्हाट इज फैक्टरिंग एंड व्हाट इज फॉरफिटिंग। ठीक है, पहले यही चीज को क्लियर करते हैं एंड उसके बाद ही हम क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। सो व्हाट इज फैक्टरिंग? फैक्टरिंग ऑल्सो नोन एज अकाउंट रिसीवेबल्स फैक्टरिंग और डेटर फाइनेंसिंग इज अ मेथड in which a company known as a client sell its account receivable to a bank or financial institution called factor at a certain discount। अभी यहाँ पे जो चीज लिखी उसको डायग्रामेटिकली एक बार क्लियर कीजिए। जैसे मान लो दो पार्टीज हैं यहाँ पे, एक ए और एक बी। ठीक है, ए कौन है यहाँ पे? ए इज अ सेलर एंड बी कौन है यहाँ पे? बी इज बायर। यहाँ मैं कह दूं ए यहाँ पे क्या होंगे? ए यहाँ पे होंगे क्रेडिटर, बी के लिए क्रेडिटर होंगे ना। इन्होंने अगर गुड्स परचेज की है, इन्होंने पेमेंट करनी है पर्सन ए को, तो ए बी के लिए क्या होंगे? क्रेडिटर एंड बी यहाँ पे क्या है? डेटर। ठीक है, अभी अगर इन्होंने गुड्स सेल की हैं एंड इन्होंने गुड्स रिसीव की हैं, इन्होंने गुड्स रिसीव कर ली, लेकिन अभी इन्होंने ए को बोला कि आपको मैं पेमेंट क्या है आफ्टर सम टाइम कर दूंगा, से आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ्स। इन्होंने क्या है? बिल रिसीवेबल, मतलब बी आर बोला कि आप मेरे ऊपर क्या है? बिल रिसीवेबल ड्रॉ कर दीजिए एंड जब भी ड्यू डेट आएगी वो बी आर की, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्या है? पेमेंट कर दूंगा। तो इन्होंने क्या है? बी आर ड्रॉ कर दिया। ये जो डेटर है, ये डेटर बन गए ना इनके। यहाँ पे आई होप सो आपको पार्टीज क्लियर हो रही हो, क्योंकि जो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई ना, वहां पे मैंने डेटर का जिक्र किया, बिल रिसीवेबल, डेटर्स। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे मैं ये पार्टीज का नाम भी लिखा, क्रेडिटर एंड डेटर। तो यहाँ पे डेटर ने क्या बोला कि आप मेरे जो ए हैं, ए के लिए ये क्या एक्ट करेंगे? एज ए डेटर। तो ए को बोला बी ने कि आप मेरे ऊपर बिल ड्रॉ कर दीजिए एंड आफ्टर सम टाइम मैं आपको क्या है? पेमेंट कर दूंगा। अभी मान लो यहाँ पे ए को क्या है? रिक्वायरमेंट है फंड्स की, पहले ही उनको फाइनेंस चाहिए अपना जो बिजनेस है, बिजनेस को के डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए। अभी हो सकता है उनके पास 3 मंथ्स तक वेट करने का टाइम हो या ना हो, उनके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या है? अभी प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है प्रोडक्ट की, एंड उनको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उनके पास फंड्स नहीं है। फंड्स उनका कहाँ ब्लॉक पड़ा है? फंड्स उनका ब्लॉक पड़ा है डेटर्स के पास। तो ये केस में पर्सन ए क्या करेंगे? पर्सन ए अप्रोच करेंगे कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, एंड दैट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज नोन एज व्हाट? दैट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज नोन एज फैक्टर। गेटिंग माई पॉइंट? या बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोल लीजिए या फैक्टर बोल लीजिए। तो ये जो बिल रिसीवेबल इन्होंने ड्रॉ किया ये पर्सन के ऊपर, ये जो बिल रिसीवेबल है ये डिस्काउंट करवाएंगे किनके पास जाके? फैक्टर के पास जाके डिस्काउंट करवाएंगे, एंड ये जो बैंक है इनको फाइनेंस प्रोवाइड कर देंगे, एंड नॉर्मली वो फाइनेंस 80% या 85% इस अकॉर्डिंग क्या है? वेरी करता है। 80% फाइनेंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, एंड जो भी पर्सन ए की नीड होगी वो अपनी नीड को क्या कर लेंगे? सेटिस्फाई कर लेंगे। एंड जब भी ड्यू डेट आएगी, जब ड्यू डेट आएगी फिर इन्होंने क्या है? रिसीव करनी है जो भी पेमेंट इन्होंने इनको की, पर्सन ए को की ऑन बिहाफ ऑफ दिस बी आर, दिस बिल रिसीवेबल। इन्होंने ये जो पेमेंट है रिसीव करनी है किनसे? बायर से। जब ड्यू डेट आएगी तो बायर इनको क्या है? पेमेंट करेंगे। अभी यहाँ पे 2 केसेस रहेंगे, हो सकता है ये पेमेंट करें ड्यू डेट के ऊपर, हो सकता है ना करें। ठीक है, तो अगर तो पेमेंट कर दी फिर तो कोई नहीं, बैंक को उनकी पेमेंट मिल गई यहाँ पे, लेकिन अगर ना की तो यहाँ पे लाइबिलिटी फिर किसकी होगी? बैंक की होगी कि ए विल लाइबल फॉर दिस? तो ये डिपेंड करेगा कि ये जो आपका फैक्टर था ये किस नेचर का था। क्या ये विद रिकोर्स था या विदाउट रिकोर्स था? तो 2 कैटेगरीज के हैं आपके। फर्स्ट वन इज विद रिकोर्स एंड सेकेंड वन इज विदाउट रिकोर्स। विद रिकर्स का मतलब यहाँ पे क्या रहा कि अगर तो इन्होंने पेमेंट नहीं की तो यहाँ पे पर्सन ए लाइबल होगा बैंक को। ठीक है, दैट इज कॉल्ड विद रिकर्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि अगर इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, ड्यू डेट के ऊपर पेमेंट नहीं की, एंड यहाँ पे जो बैंक होगा, बैंक ही सोलली रिस्पॉन्सिबल होगा वो चीज के लिए, पहले ही इनका एग्रीमेंट था कि ये विदाउट रिकर्स रहेगा, ये जो सर्विस रहेगी विदाउट रिकर्स रहेगी। तो यहाँ पे बैंक ए को जाके नहीं बोल सकते कि आपने जो मेरे को बी आर दिया था एंड वो पार्टी ने क्या है? डिफॉल्ट कर दिया, उन्होंने पेमेंट नहीं की। दैट इज कॉल्ड विदाउट रिकॉर्स। तो ये टाइप्स भी ध्यान में रखिएगा। आई होप सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो आपको। ये जो आपका बी आर है इसको डिस्काउंट करेंगे, इनकम होगी वो बैंक की, एंड दिस इज कॉल्ड फैक्टर। एंड आपने आई गेस AFB में आपने अगर AFB की क्लासेस अटेंड कर ली हैं तो आपने AFB में मॉड्यूल D में मैंने आपको पढ़ाया था पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज।
जब आप अगर नहीं की तो जब आप वो चैप्टर गो थ्रू करोगे ना, जहाँ पे पैरा बैंकिंग एक्टिविटी से रिलेटेड आप क्वेश्चन देखोगे, तो वहाँ पे आई गेस फर्स्ट और सेकंड पॉइंट ही है जिसमें मैंने फैक्टरिंग सर्विसेज के बारे में बताया है। ठीक है, तो फैक्टरिंग सर्विसेज आई होप सो अभी आपको क्लियर होगी हो। इस तरीके की सर्विसेज जो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं, दे आर नोन एज फैक्टरिंग सर्विसेज। एंड इनको पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मेन एक्टिविटी जो है ना बैंक की, अर्न करना, इनकम अर्न करना, मेन क्या, इंटरेस्ट से। ठीक है, कि जो इंटरेस्ट के अलावा अगर कोई और मीन्स हैं, कोई और वेज हैं जिससे बैंक इनकम अर्न करते हैं, दैट एक्टिविटीज आर नोन एज पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज। एंड ये वही तरीके की एक्टिविटी होगी ना, क्या इंटरेस्ट की फॉर्म, ऐसा तो नहीं कि एडवांस प्रोवाइड, जैसे मान लो मेन एक्टिविटी क्या रहती है बैंक की, कि अगर उन्होंने बैंक वो लिया, जनरल पब्लिक से पैसा लिया, उनको इंटरेस्ट देना, एंड अगर एडवांस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेंड कर रहे हैं, तो उस पर इंटरेस्ट उनको रिसीव होएगा। ये इनका मेन काम रहता है, इनकम जनरेशन सोर्स रहता है। इसके अलावा अगर कोई और सोर्सेज हैं जिससे बैंक क्या है अर्न कर रहे हैं, दे आर नोन एज पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज एंड फैक्टर सर्विस इन वन ऑफ द पार्ट ऑफ पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज। आई होप सो दिस कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टरिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है, अभी एक बार फिर से स्टेटमेंट को पढ़ लो, आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखने में ये टर्म क्या लगती है, डिफिकल्ट लगती है कि व्हाट डज इट मीन, फैक्टरिंग का क्या मतलब रहेगा, फोरफेटिंग का क्या मतलब रहेगा, ऑफ बैलेंस शीट आइटम का क्या मीनिंग रहता है। ठीक है, लेकिन आई होप सो ये उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना ये साउंड कर रहा था। आई होप सो क्लियर हो गया हो अभी आपको। यहाँ पे नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, फैक्ट अभी एक बार दोबारा स्टेटमेंट पढ़ो एंड अभी रिलेट करो वो चीज के साथ। फैक्टरिंग ऑल्सो नोन एज अकाउंट रिसीवेबल फैक्टरिंग और डेटर फाइनेंसिंग इज अ मेथड इन विच अ कंपनी, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली ना, ए पर्सन की, हो सकता है उसकी जगह पे क्या हो, कोई कंपनी हो जिसके बहुत सारे डेटर्स हो, XYZ करके कोई कंपनी है, तो कोई कंपनी भी हो सकती है जिसको आप क्लाइंट बोलोगे। किसका क्लाइंट? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्लाइंट। क्लाइंट सेल इट्स अकाउंट रिसीवेबल टू अ बैंक or financial institution called factor at a certain discount. I hope so the concept of a factoring is now clear to everyone. ठीक है, now move on to next. सेकेंड कॉन्सेप्ट आपका रिलेटेड है, ओके, यहाँ पे पहले नंबर ऑफ पार्टीज डिस्कस कर लेते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया, तो देयर आर 3 पार्टीज इन्वॉल्व इन फैक्टरिंग कॉन्ट्रैक्ट। वन इज डेटर, ठीक है, और यू कैन से बायर ऑफ गुड्स, one who has purchased goods or service on credit and has to pay for same once the credit period gets over. Second one is client or seller of goods who has supplied goods or services to the customer on credit terms. Third one is factor or financer or bank or financial institution who purchase the account receivable from client or you can say seller of goods and collect the money from the debtor or debtor of his client. I hope so the number of parties involved in factoring is clear to you. Now next is, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेम्स भी गिवन होंगे आपको, मान लो डिफरेंट नेम्स दे देंगे कि नंबर ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व इन फैक्टरिंग, उसमें आपको दे देंगे, एक है आपका बायर, एक है आपका क्रेडिटर। ठीक है, एक रहेगा, मान लो क्रेडिटर ऑप्शन में नहीं गिवन, बायर, क्लाइंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इस तरीके से। तो जितने भी उनके सिनोनियम आप यूज कर सकते हो, ये जो आपकी नंबर ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व है इन फैक्टरिंग, तो वो सिनोनियम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि इस तरीके से रहता है। ठीक है, क्लाइंट, डेटर एंड फैक्टर, फैक्टरिंग सर्विसेज ये प्रोवाइड करेंगे क्लाइंट को एंड बाद में कलेक्ट करेंगे किससे? डेटर से। Then next is forfeiting. In forfeiting, exporters sell their medium and long-term account receivable at discount and obtain cash from the forfeiter on non-recourse basis. अगर मैं फैक्टरिंग की बात करूँ ना, तो फैक्टरिंग आपका रिकर्स भी हो सकता है, नॉन रिकर्स भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं फोरफेटिंग की बात करूँ, तो फोरफेटिंग आपका हमेशा कौन सा रहेगा? नॉन रिकर्स रहेगा, रिकर्स बेसिस के ऊपर नहीं होगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। मान लो क्वेश्चन बना दिया, फैक्टरिंग इज ऑफ, नीचे ऑप्शन दे दी, फैक्टरिंग कैन बी डन ऑन अ रिकर्स बेसिस, नॉन रिकर्स बेसिस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी अबव, ऐसे करके ऑप्शन दे दी। तो आपको ये ध्यान में होगा कि 2 तरीके की बताई थी, लेकिन आप पहले वर्ड पढ़िएगा कि वो 2 तरीके की किस केस में बताई, फैक्टरिंग के केस में बताई कि फोरफेटिंग के केस में बताई। फोरफेटिंग के केस की अगर मैं बात करूं, तो फोरफेटिंग के केस में जो रहेगा वो रहेगा नॉन रिकर्स बेसिस के ऊपर। आई होप सो अभी मीनिंग क्लियर हो गया हो आपको, नॉन रिकर्स का मीनिंग क्या रहता है। एंड नॉर्मली जो फोरफेटिंग है ना, ये जब भी आप इंटरनेशनल ट्रेड करोगे, वो केस में आपका फोरफेटिंग का कॉन्सेप्ट सामने आता है।
इन फॉरफेटिंग देयर इज नो रिस्क फॉर एक्सपोर्टर ऑफ इम्पोर्टर। मैंने बोला ना इंटरनेशनल ट्रेड जब करोगे तो इंटरनेशनल ट्रेड में जो पार्टीज रहती हैं वो कौन होती हैं, एक एक्सपोर्टर एक इम्पोर्टर, जो एक्सपोर्ट करेगा एंड जो इम्पोर्ट करेगा गुड्स को। इम्पोर्टर बिकमिंग इंसॉल्वेंट एज देयर इज 100% फाइनेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। जैसे मान लो सेम एग्जाम्पल के साथ इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी जो पर्सन ए है मान लो इंडिया में रहते हैं एंड पर्सन बी क्या है यहाँ पे यूएसए में रहते हैं। इसको लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ भी लिंक करके देख सकते हो। आपने एलआरएबी में लेटर ऑफ क्रेडिट वाला चैप्टर आई होप सो गो थ्रू किया हो, है ना, अच्छे से आपको समझ में आया हो। तो दिस कंसेप्ट इज रिलेटिंग विद दैट। लेकिन वो सर्विस को कहते किस तरीके की सर्विस है वो मैं आपको आज के सेशन में बता रही हूँ। दैट टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज नोन एज फैक्टरिंग। ठीक है, सो ए यहाँ पे कौन है, इंडिया में रहते हैं, इन्होंने गुड्स एक्सपोर्ट की, ये एक्सपोर्टर हैं। एक्सपोर्टर कौन, जिन्होंने गुड्स सेंड करनी है, एक्सपोर्ट करनी है कंट्री से। ये यहाँ पे कौन है, अभी मान लो एक्सपोर्टर, एंड बी कौन है यहाँ पे इम्पोर्टर, जिनकी कंट्री में गुड्स जाएंगी। ठीक है, यहाँ आप इसको ऐसे बोल लो, ए बी कौन है बायर एंड ए कौन है यहाँ पे सेलर। जब भी इंटरनेशनल ट्रेड है ये पार्टीज को एक दूसरे के ऊपर क्या रहेगा, ट्रस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे एक कॉमन पर्सन सामने आएगा नोन एज बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो ये जो रहेगा कस्टमर बी रहेगा, उसके बिहाफ के ऊपर गारंटी इशू करेंगे, सिक्योरिटी देंगे कि पेमेंट हो जाएगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, जो भी इन्होंने बीआर ड्रॉ किया लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर, जो भी बीआर ड्रॉ किया आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वो पेमेंट होनी है। अगर वो पेमेंट इनको पहले चाहिए तो ये सर्विसेज ले सकते हैं बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास से। दैट टाइप ऑफ सर्विसेज इज नोन एज फैक्टरिंग सर्विसेज। ठीक है, एंड यहाँ पे जो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा वो 100% फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा। एंड अगर इन्होंने पेमेंट नहीं की ड्यू डेट के ऊपर तो यहाँ पे लाइबिलिटी किसकी रहेगी, पर्टिकुलर बैंक, पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फॉरफेटिंग की। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये था आपका फॉरफेटिंग का कॉन्सेप्ट, एंड ये आपका क्या है, विदाउट रिकर्स ही रहता है। ओके, तो एक डिफरेंस की हेल्प से अभी फैक्टरिंग एंड फॉरफेटिंग देखिए। इट्स ऑनगोइंग कंटिन्यूअस अरेंजमेंट, नो लेटर ऑफ क्रेडिट और एक्सेप्टेड बिल्स रिक्वायर्ड। इसमें आपका जो फैक्टरिंग है, जो नॉर्मल आपके बिल्स रहते हैं, दे आर टू बी कंसीडर्ड। सिंगल ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी, ये केस में आपका कौन सी सर्विसेज रहेंगी, फॉरफेटिंग। शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन अप टू कितने डेज के लिए रहती हैं, 180 डेज के लिए। फाइनेंस फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म अप टू फ्रॉम 180 डेज टू 7 ईयर। एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट रिसीवेबल बोथ। डोमेस्टिक अगर आपके डेटर्स हैं या आप क्या बोल रहे हो, अगर फॉरेन कंट्री में है, ठीक है, दोनों के केस में क्या रहेगा आपका एप्लीकेबल रहेगा। अवेलेबल यूजुअली इन एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स, ये आपका नॉर्मली क्या रहेगा, इंटरनेशनल के रिलेशन में ही रहेगा। फाइनेंसिंग इज विद और विदाउट रिकर्स, इट इज विदाउट रिकर्स। बैंक कैन डू फैक्टरिंग इंडिपेंडेंटली, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एग्जिम बैंक इज इसेंशियल। इंटरनेशनल ट्रेड हो गया ना यहाँ पे, सो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक की क्या रहेगी यहाँ पे, इन्वॉल्वमेंट रहेगी। तो आई होप सो अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो फैक्टरिंग एंड फॉरफेटिंग के रिलेशन में। ऑफ बैलेंस शीट आइटम के बारे में अगर मैं थोड़ा आइडिया दूं आपको, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स कौन सी आइटम्स रहती हैं, मतलब बैलेंस शीट जो बैलेंस शीट में आपने नहीं डाली, ठीक है, बैलेंस शीट लेकिन वो बैलेंस शीट या किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन दैट इज रिक्वायर्ड कि वो आप क्या हो, डिस्क्लोज करो वो इन्फॉर्मेशन, जो भी बेनिफिशियरीज रहेंगे, जो भी इन्वेस्टर्स रहेंगे, उनको पता हो। अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल की बात करूं, इसमें आपका रहता है कंटिजेंट लाइबिलिटीज। कंटिजेंट लाइबिलिटीज मतलब अभी अक्कर नहीं हुई होती, इसी वजह से आप बैलेंस शीट में डालते नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं करना इन्वेस्टर्स को। यू हैव टू इन्फॉर्म अबाउट दैट टाइप ऑफ लाइबिलिटी टू देयर इन्वेस्टर, कि हो सकता है फ्यूचर में इतने अमाउंट तक की आपको लाइबिलिटी फेस करनी पड़े, इसके बारे में भी उनको आइडिया होना चाहिए। दैट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नोन एज ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। ठीक है, अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए एंड लेट मी नो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन फर्स्ट। फैक्टरिंग सर्विस इंक्लूड कलेक्शन ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, सेलिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर कैश पेमेंट टू अ फैक्टर बिफोर इट्स ड्यू। ऑप्शन डी है यहाँ पे ऑल द अबव। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन फर्स्ट। अभी अटेम्प्ट कीजिए, आपको फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना यहाँ पे। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, what will be the correct answer for question first? So do attempt once quickly.
ऐसा केस सर ने यहाँ पे क्विकली आंसर कर दिया एंड ही सेइंग दैट ऑप्शन डी। बाकी भी प्लीज अटेम्प्ट कीजिए एक बार के लिए क्वेश्चन को। ज्यादा से मैं हमेशा बोलती हूँ अगर ज्यादा से ज्यादा गलत ही हो जाएगा, आपका लाइव सेशन में गलत हो रहा है, एग्जाम में नहीं गलत होगा, अगर आज गलत हो गया तो वहां पे फिर आप ध्यान रखोगे वो चीज का, ठीक है। तो जरूर अटेम्प्ट किया कीजिएगा, पार्टिसिपेट किया कीजिएगा क्लास में। ओके तो यहाँ पे अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूँ ना, कलेक्शन ऑफ बिल, बैंक आपके बिहाफ के ऊपर, जैसे फैक्टरिंग सर्विसेज है ना, आपके बिहाफ के ऊपर बिल जो आपके बीआरस रहेंगे वो कलेक्ट भी करेंगे, डिस्काउंट करते हैं, ये चीज के बारे में तो आपको क्लियरिटी है ही। सेलिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर कैश पेमेंट, सेल करते हो ना आप अपना बीआर, किनको, बैंक को, ये भी क्या है आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड यही चीज को ही आप क्या बोलते हो, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, यही चीज आपकी क्या रहती है, कलेक्शन ऑफ बिल। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन फर्स्ट, दिस इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आपके बिहाफ के ऊपर कलेक्ट भी करते हैं ना बैंक्स बिल्स, दे आर पार्ट ऑफ देयर फैक्टरिंग सर्विसेज। Option D will be the correct answer for question first. Now next is